जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डीएनए पॉलीमरेज किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होगा। ठीक है। और कंप्लीटली हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन देख रहे हैं। इसमें पिछले वीडियो में हम लोग ने कौन कौन से एंजाइम से ये सारा चीज पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनिशिएशन कैसे होगा, और फिर उसके बाद से जब आपने इनिशिएट कर दिया डीएनए को रेप्लिकेशन को, तो फिर उसका एलोंगेशन कैसे होगा और लास्ट में टर्मिनेशन कैसे होगा। तो इनिशिएशन के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एंजाइम्स है जो आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। तो ये रहे हमारे इनिशिएशन वाले एंजाइम डीएनए डीएनए ए, डीएनए बी और एसएसबी, डीएनए जी और डीएनए सी है। तो कभी भी किसी भी रेप्लिकेशन से पहले आपके पास जो डीएनए है वो इकोलाई का है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सर्कुलर डीएनए होगा जहाँ पे ओराई सी होगा। और ये ओराई सी क्या होता है? बाइंडिंग साइड होगा किसके लिए? डीएनए ए के लिए। तो डीएनए ए के लिए अपने ओराई सी पे ऑलरेडी बाइंडिंग साइड होता है, जहाँ पे जहाँ पे ये जाके इस तरह से बाइंड करता है। तो 9 नंबर पे जैसे ही वो बाइंड करेगा तो फिर 13 नंबर में टॉर्शन होता है और वो थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन होगा तो फिर ये बाई डायरेक्शनल इसका रेप्लिकेशन मूव होगा। और यहाँ पे बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होने हो सकता है, जिसके लिए आपके हो सकता है नहीं, बाई डायरेक्शनल ही होगा यहाँ पे इक्वलाई केस में, जिसके लिए आपको चाहिए कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है इन सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जाए। तो इन सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कैसे तोड़ते हैं? अब इन सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को आप तोड़ पाते हैं, ये भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये सब तोड़ पाते हैं आप किसकी मदद से? यहाँ पे हेलिकेज की मदद से। ठीक है। डीएनए हेलिकेज की मदद से आप इसको तोड़ देते हैं। तो डीएनए हेलिकेज को आप लोड कैसे करोगे? तो डीएनए हेलिकेज को लोड करने के लिए हमारे पास क्या एक लोड है जो यहाँ पे बना है, बड़े सी क्रेन जैसी गाड़ी। मैं इलस्ट्रेशन के लिए ये ड्राइंग बनाया है। तो ये क्रेन क्या करेगा? इस डीएनए बी को उठाएगा और उठा के दोनों स्टैंड पे रख देगा। ठीक है। ताकि वो आगे और फॉरवर्ड और बैकवर्ड इधर पीछे ये दोनों स्टैंड पे ऐसे काटते चले जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को जब वो लोड कर रहा है, सॉरी डीएनए हेलिकेज को जब वो लोड कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलने वाली? एटीपी। यहाँ पे याद रखना डीएनए जो है उसके बाइंडिंग के लिए हमें क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। जब ये आपने स्ट्रैंड पीछे से ओपन कर दिया तो हो सकता है कि पीछे से जाके वापस बाइंड करने लगे इस तरह से, पीछे पे जाके इस तरह से ऐसे बाइंड करने लगे। तो जब ये पीछे से बाइंड कर सकते हैं तो इससे बचाने के लिए हमने क्या किया? एसएसबी प्रोटीन से इसको कवर कर दिया, है ना। तो एसएसबी प्रोटीन से हम लोग ने इसको बस कवर कर दिया। तो एसएसबी प्रोटीन से हम लोग ने इसे कवर कर दिया ताकि ये आ, वापस पीछे से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाने लगे। इस दौरान हम अब क्या चाहते हैं कि कभी भी हम लोग नया न्यूक्लियोटाइड इस तरह से जोड़ेंगे तो कभी भी जो नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही जुड़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 प्राइम पे तो हमारे पास कोई बाइंडिंग साइट नहीं है, लेकिन 3 प्राइम पे हमारे पास क्या है? ओएच ग्रुप है। तो 3 प्राइम पे ओएच ग्रुप है तो नया न्यूक्लियोटाइड आराम से वहां पे जाके बाइंड कर सकता है। इस तरह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा न्यूक्लियोटाइड बाइंड करता चला जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? कम से कम हमें ऑलरेडी 1 2 3 4 15 न्यूक्लियोटाइड हमें चाहिए, है ना। तो ये प्राइमेज क्या करेगा? प्राइमेज हमें क्या करेगा? प्रोवाइड कराएगा प्राइमर। कौन सा प्राइमर प्रोवाइड करेगा? ये हमें प्रोवाइड कराता है न्यूक्लियोटाइड आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर 15 से लगभग लगभग 15 न्यूक्लियोटाइड्स का होगा। और यहाँ पे वो इस तरह से बाइंड कर जाता है, यहाँ पे इस तरह से बाइंड कर जाएगा और फिर नीचे वाले स्ट्रैंड पे भी बाइंड करेगा और इस तरह से फिर आगे वो पॉलीमराइजेशन करने लगेगा। ठीक है। तो डीएनए जी जो है हमारा प्राइमेज, ये प्राइमर कहलाएगा। तो यहाँ पे याद रखना कि डीएनए जो हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज प्लस प्राइमेज, इन दोनों को हम लोग एक साथ प्राइमोसोम भी कहते हैं। दोनों को हम लोग प्राइमोसोम कहते हैं। एक पॉइंट ये है कि लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड कैसे बनेगा, थोड़ा सा हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। तो वापस रेप्लिकेशन के दौरान
जब तक पहला रेप्लिकेशन खत्म नहीं हो तब तक दूसरा रेप्लिकेशन पीछे से शुरू नहीं हो। इसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक है, जो कि ये है कि जो सीक्वेंस SEQ जो ए है ना, वो क्या करता है कि DNA ए को बाइंड करने से रोकता है ना। SEQ जो है प्रोटीन, जैसे ये हमारे पास दो स्ट्रैंड है ना, अब यहाँ पे इसका एक तो कॉपी बन ही चुका, तो अब हो सकता है कि वापस पीछे से यहाँ पे रेप्लिकेशन ना शुरू हो जाए। तो इसके लिए ये क्या करता है कि DNA ए को बाइंड करने से यहाँ पे रोकेगा। तो DNA ए यहाँ पे बाइंड नहीं करे, इसके लिए वो क्या लगा देते हैं यहाँ पे उसने क्या लगा दिया, और IC पे क्या करता है प्रोटीन SEQ को लगा देता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ जाएगा SEQ। ठीक, तो ये SEQ कैसे लग जाता है, पहले क्यों नहीं लगा रहता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हेमी मिथाइलेटेड को पहचानता है, हेमी मिथाइलेटेड स्ट्रैंड्स को पहचानता है। मतलब हेमी मिथाइलेटेड मतलब क्या, कि जो डॉटर स्ट्रैंड है इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, डॉटर स्ट्रैंड में मिथाइल ग्रुप नहीं होगा। मिथाइल ग्रुप कैसे होगा, पेरेंट पे ही मिथाइल ग्रुप होगा, पेरेंट पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा। तो इसलिए वो पहचान जाता है और वहां पे जाके बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है कि DNA ए जाके बाइंड नहीं करे। मिथाइलेशन का काम कौन कराता है, डैम मिथाइल ट्रांसफरेज जो होता है वो एडेनिन को मिथाइलेटेड बनाता है। ठीक, जिसकी वजह से DNA रेप्लिकेशन इनिशिएशन में मदद मिलती है। उसके बाद से फिर रेप्लिकेशन 40 मिनट में हो जाता है, 40 मिनट लगता है, लेकिन 20 मिनट में ई कोलाई डिवाइड करता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उसके अंदर मल्टीफॉग्ड ई कोलाई के अंदर मल्टीफॉग्ड क्रोमोसोम बनता है, डाइकोटोमस रिप्लिकेशन होता है। मतलब कि एक बार में एक साथ साथ दो दो बार दो दो रिप्लिकेशन शुरू हो जाता है उसमें। इलोंगेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से एंजाइम है, DNA पॉलीमरेज है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है, DNA गायरेज है और DNA लाइगेज है। तो DNA लाइगेज जो है, या DNA गायरेज या SSB, इन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, DNA पॉलीमरेज। और DNA पॉलीमरेज में भी कौन सा, DNA पॉलीमरेज 3। ये क्या करता है कि बहुत सारे DNTP को आपस आने आने देता है और उसको जोड़ता है। ठीक है, इस DNA पॉलीमरेज में मेटल कैटायन होते हैं, जो मेटल कैटायन 3' के OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं और जो DNTP है ट्राइफॉस्फेट में से दो फॉस्फेट को निकाल देते हैं, जिसको हम लोग पायरोफॉस्फेट कहते हैं। तो पायरोफॉस्फेट को निकाल के वो क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड है उसको 3' OH पे जोड़ने का काम करते हैं, इस तरह से, है ना। यहाँ पे दो फॉस्फोरस को निकाल देगा, फिर यहाँ पे 3' के OH पे से एक मेटल कैटायन 3' के OH के साथ रिएक्ट करेगा और एक मेटल कैटायन फॉस्फोरस, दो फॉस्फोरस के साथ, और वहां से पायरोफॉस्फेट्स निकाल देगा और फिर यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज चला जाएगा। कैसे पता चलेगा कि RNTP है या DNTP आएगा, तो यहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, पॉलीमरेज एंजाइम के पास क्या है कि एक साइट होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2' OH के लिए यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है हमारे, कहाँ पे, हमारे DNA पॉलीमरेज पे, है ना। DNA पॉलीमरेज पे यहाँ पे 2' OH के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो ये जगह किसने ले रखी है, तो ये जगह एक्चुअली दो अमीनो एसिड्स के द्वारा ऑक्यूपाई की कर ली जाती है। तो ये दो अमीनो एसिड यहाँ पे आके ऐसे बैठ जाते हैं। दो अमीनो एसिड जब यहाँ पे बैठ गए तो फिर 2' OH 2' OH यहाँ पे जा नहीं पाएगा। किसका 2' OH कहाँ पे मौजूद होगा, RNA में ना। तो इसलिए RNTP नहीं जा पाता, इसलिए RNTP नहीं जा पाता, लेकिन DNTP चला जाएगा। डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आराम से वहां पे बाइंड कर जाएगा। ओकाजाकी फ्रेगमेंट प्रोकैरियोट्स के बीच के में लगभग 1000 से 2000 के बीच हो सकता है और यूकेरियोटिक में 100 से 200 के बीच। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनता कैसे है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप स्ट्रैंड बना रहे हो ना भाई, तो जब आप स्ट्रैंड बना रहे हो तो ये देखिए, ये मेरा पेरेंट स्ट्रैंड है और ये मेरा
डॉटर स्ट्रैंड। डॉटर स्ट्रैंड जैसे यहाँ पे 3 प्राइम से मैं पेरेंट स्ट्रैंड को बोल रहा हूँ 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये इस तरह से ओपन हुआ है ना इधर से। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 5 प्राइम आएगा। तो आराम से आपने 5 प्राइम यहाँ पे लगा दिया इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप खाली मिला। तो जब OH ग्रुप खाली मिला तो फिर एक और जाके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आके ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे OH ग्रुप खाली मिला। तो इस तरह से नए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बनते चले जाएंगे और ये स्ट्रैंड क्या होगा, एकदम कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन जब आप देखोगे नीचे वाले स्ट्रैंड पे, तो नीचे वाले स्ट्रैंड पे हम लोग जब देखते हैं, ये मेरा पेरेंट स्ट्रैंड है। अच्छा, जगह बनाते हैं। ये मेरा पेरेंट स्टैंड है। तो पेरेंट स्टैंड में जब मैंने अपनी यहाँ यहाँ पे एक प्राइमरी से प्राइमर आपने जोड़ दिया। अब जब आपने प्राइमर रखा ना, ये क्या आ गया मेरा, ये हो गया मेरा 5 प्राइम होगा और ये मेरा 3 प्राइम होगा, है ना। तो यहाँ पे आपने कहीं लगाया, इस तरह से आप लगाओगे एक नया न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो OH कहाँ है, इस तरफ है ना। यहाँ पे आपने फिर पॉलीमराइज किया, फिर कुछ आगे वाला जगह खाली हो गया ना, ये वाला आगे जगह खाली हो गया। तो यहाँ पे आप फिर एक और आप क्या दोगे, फिर एक और आप प्राइमर प्राइमर लगाओगे। तो प्राइमर से फिर ये इस तरफ बढ़ेगा, तो फिर बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स इस तरह से बनते चले जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा फ्रेगमेंट, यहाँ पे फ्रेगमेंट। तो इसी को हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से रिवाइज करो, पीछे करके देखो, और मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ। पीछे करके मत देखो, देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपने सबसे पहले प्राइमर जोड़ा, है ना। यहाँ पे जब आपने पहला प्राइमर जोड़ा ना, ये आ जाए, तो यहाँ पे पहला प्राइमर जोड़ा, तो अब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन किस तरफ होगा, इस तरफ तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई OH ग्रुप नहीं, यहाँ पे OH ग्रुप है, तो इसी तरफ होगा। तो यहाँ पे कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा तो बंद। लेकिन आगे वाले को भी तो प्राइम पॉलीमराइज करना है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक और प्राइमर दे दिया। तो आगे तो वापस बढ़ेगा नहीं, कैसे जाएगा, पीछे जाएगा। पीछे कुछ दूर जाएगा, फिर यहाँ पे रुक जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में गैप आ जाएगा। तो ये जो गैप आया ना, इसी को फिर ये सारे फ्रेगमेंट्स को हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। जब फिर प्राइमर का जब काम हो गया, तो प्राइमर एक कील की तरह होता है। जैसे आपने दीवार पे कील ठोक दी और वहां से आप एक नई रस्सी बांध सकते हो, है ना। तो जब प्राइमर से एक नया न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमरेज बन गया, मतलब पॉलीमराइजेशन हुआ न्यूक्लियोटाइड का, तो फिर अब हमें क्या करना है, प्राइमर को हटाना है। तो प्राइमर को खाने के लिए कौन है, एक बड़ा सा भूखा है, P2। उसको क्या है, उसका नाम क्या, डीएनए पॉलीमरेज 1। वो क्या करता है, सारे प्राइमर को उठा के खा जाता है, क्योंकि उसने ही दिया है पॉलीमरेज। प्राइमरेज किसने दिया था, प्राइमरेज दिया था डीएनए जी ने, ठीक है। तो अब यहाँ पे याद रखना एक चीज, डीएनए पॉलीमरेज 3 और प्राइमोसोम दोनों को मिला के हम लोग रेप्लियोसोम भी कहते हैं ना। और डीएनए पॉलीमरेज 3 के ये 4 साइड से कैटालिटिक कोर, क्लैंप लोडर, स्लाइडिंग क्लैंप और डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन बिटवीन दैट दो न्यूक्लियो पॉलीमराइजेशन, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बन डाइमराइजेशन होता है, उसी को हम लोग टॉ यूनिट जो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 का टॉ सब यूनिट डाइमराइजेशन में हेल्प करता है। और क्लैंप को कैटालिटिक कोर में एप्सिलॉन और अल्फा यूनिट से एक और यूनिट होगी, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, अल्फा एप्सिलॉन आर। वो आप एक बार कमेंट में बता दो, ठीक। अब देखो डीएनए लाइगेज जो है, डीएनए लाइगेज वापस जाके इसको जोड़ते चला जाएगा जो जो फ्रेगमेंट्स के बीच में। लेकिन ये जो गैप है, इसको गैप को, खड्डे को भरना पड़ेगा ना। खड्डे को कौन भरेगा, तो खड्डे को डीएनए पॉलीमरेज 1 ही भरता है। और उसके रिमूवल के, इस रिमूवल के दो तरीके होते हैं कि ये जो प्राइमर है ना, इस प्राइमर को हम लोग आरएनएस की वजह से डाइजेस्ट करते हैं। लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसको छोड़ देते हैं, जिसको फ्लैप इंडोन्यूक्लियस निकालेगा। इस दौरान क्या होगा, पूरे काम के दौरान यहाँ पे बीच में गैप बनता हुआ आपको दिखेगा साफ साफ, है ना। तो ये वापस फिल किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज की 1 की वजह से। लेकिन फ्लैप मॉडल में ऐसा नहीं होता। वो जैसे जैसे खड्डा थोड़ा थोड़ा भरते जाएगा और ये ऊपर से हम लोग ये
पूरा प्राइमर को धीरे धीरे निकालते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे प्राइमर को निकालते जा रहे हैं, इस तरह से पॉलीमराइजेशन होते जा रहा है। तो इस तरह से जब पॉलीमराइजेशन होते जा रहा है, वो एंड में न्यूक्लियोटाइड जो बचेगा वो वापस फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 की वजह से निकाल दिया जाएगा और फिर डीएनए लाइगेज से जोड़ दिया जाएगा। इसमें आपको कोई भी खड्डा इस तरह से दिखेगा नहीं जहाँ पे अननेज मॉडल में दिखा। ठीक, ये अपना अपना समझाने का तरीका था, कोई भी आप मान सकते हैं। जब भी आप रस्सी को खोल रहे हो इस तरह से बीच में, तो हो सकता है किसी एक एंड पे या दोनों एंड पे ऐठन आने लगे। वो ऐठन से बचाने के लिए डीएनए को क्या करते हैं, सुपर कॉइलिंग से बचाने के लिए हमारे पास क्या डीएनए गायरेज है या टोपो आइसोमरेज बी है यूकेरियोटिक के केस में। जो डीएनए गायरेज है वो दो भाग में बांटा जा सकता है, ए और बी। और टोपो आइसोमरेज के दो टाइप, जैसे टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंड पे ब्रेक करते हैं ना, फिर बिना उसको जोड़े दूसरे स्ट्रैंड पे ब्रेक कर, ये इस पे इसने ब्रेक कर दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे टाइप 1, है ना। ये हमारा टाइप 1 है। लेकिन अगर उसने क्या किया, दोनों स्ट्रैंड्स पे ब्रेक ब्रेक कर दिया, तो हम लोग इसे कहेंगे टाइप 2। और टाइप 2 दूसरे जगह ब्रेक करने से पहले इसको सील कर देगा, इसको सील कर देगा। तो डीएनए गायरेज हमारे पास ए है, और डीएनए गायरेज बी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसके लिए, डीएनए को कट करने के लिए और रीजॉइन करने के लिए। तो डीएनए को कट और रीजॉइन करेगा ए, लेकिन उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, डीएनए गायरेज बी की मदद से एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वही एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करेगा। इसके इनहिबिटर्स कौन कौन से, इसके इनहिबिटर्स है नॉरफ्लेक्सिन और सिप्रोफ्लेक्सिन है, जो डीएनए गायरेज ए को इनहिबिट करता है, मतलब डीएनए को कट या रीजॉइन नहीं कर पाएगा। लेकिन नोवोबायोसिन जो है वो डीएनए गायरेज बी को इनहिबिट करता है। नोवोबायोसिन जो क्या करता है, डीएनए गायरेज बी को इनहिबिट करता है, जो कि एटीपी सिंथेसिस में, मतलब एटीपी हाइड्रोलाइसिस में मदद करता है। ठीक, टर्मिनेशन कैसे होता है, जैसे ही वो सीक्वेंस पढ़ते जाएगा तो टर्मिनेशन टर सीक्वेंस आएगा, और टर सीक्वेंस पे टस जो होता है वो ब्लॉक कर देता है। टस प्रोटीन जो है वो ब्लॉक कर देगा हेलिकेज को। जैसे वो हेलिकेज को ब्लॉक करेगा ना, जैसे कि यहाँ पे हेलिकेज हमारा आते जा रहा था, है ना। ठीक है, ये हमारा हेलिकेज आते जा रहा था। अब हेलिकेज के मुंह में आपने क्या कर दिया, एक ऐसे उसका दांत बंद कर दिया, है ना। तो इस तरह से उस पर टेप लगा दिया, तो उसका मुंह क्या हो जाएगा, ऐसे उसका मुंह क्या हो गया, ऐसे बंद हो गया। तो जब उसका मुंह बंद हो गया तो वो क्या हो गया, आगे उसने प्रोसीड करना बंद कर दिया। जब आगे उसने प्रोसीड करना बंद कर दिया तो रेप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन भी भैया रुक जाएगा। ठीक है, रेप्लिकेशन रुक जाएगा, और इसी तरह से टर्मिनेशन हो जाएगा। तो जब भी सर्कुलर क्रोमोसोम जब रेप्लिकेशन करते हैं, तो फिर इस तरह से आपको क्या बनेगा, आपको क्या मिलेगा, एक तो ये पुराना वाला स्ट्रैंड पे आपने, ये मेरा दो स्ट्रैंड था, और इन दोनों पे अंदर से क्या मिलेगा आपको, नए स्ट्रैंड्स बनेंगे। तो ये इंटरकैलेट कर जाते हैं इस तरह से। ये वाला बहुत अच्छी तरह से तो नहीं बनता, बट एक ये स्ट्रैंड और एक दूसरा स्ट्रैंड, है ना। कोशिश करो, इस तरह से ये बन गया। तो ये खुद को भी, आपको भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे भी। हमारे पास कुछ डायग्राम है, क्या शेप, एक शेप तो है, और एक लो, है ना, एक ये हो गया, और एक और शेप ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से रेप्लिकेशन से चार स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा कि आपस में इंटरकैलेट कर दिया, अंदर अंदर ही आपस में फंस गए। तो इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, टोपोफोर चाहिए, है ना। ये जो टोपोफोर क्या करेगा, इसको डिकेटेनेशन करेगा। ठीक है, कर डी कैटेनेशन, कटायंस बॉन्ड्स को तोड़ देगा, और फिर ये क्या होगा, आपस में इस तरह से
देखिए ये वाला, इस तरह से वो जब है कहाँ गया? हाँ, इस तरह से दो न्यूक्लियोटाइड, दो डीएनए आपको बन जाएंगे और फिर ये सेपरेटली डॉटर सेल में चले जाएंगे। तो इस तरह से रेप्लिकेशन हुआ। और अगर किसी तरह का कोई डाउट है आपको तो प्लीज पूछिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, क्लासेस लाइव करने के लिए आपको